न तारे रहेंगे मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा न तारे रहेंगे मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा। वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे। ओम शांति भाई जी, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम वो दिन भी कितने प्यारे थे ये दिन भी कितने प्यारे हैं। भ्राता जी, आपके लौकिक जीवन, आपकी शिक्षा, माता पिता का, घर का माहौल कैसा था? ऐसा है कि हम पाकिस्तान बनने के बाद दिल्ली में आ गए थे। वैसे हम पाकिस्तान में नहीं रहते थे, अमृतसर में रहते थे जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर था। तो जब पाकिस्तान बना तो सबको ये भय हो गया कि यहाँ लड़ाई हो सकती है। तो इसलिए हमारे परिवार ने फैसला किया कि दिल्ली में आ जाओ। तो हम कोई 1949 में दिल्ली आ गए और उस समय मैं 9th क्लास में पढ़ता था। तो 9th क्लास में यहाँ जो स्कूल्स थे ना, बहुत सारे लोग आ रहे थे पंजाब से, तो प्राइवेट स्कूल होते थे। तो यहाँ हम एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। जो हमारा घर था वो हमारे कुछ रिलेटिव्स का ही प्रॉपर्टी थी, उसमें हमने कुछ हिस्सा किराए पर ले लिया था। तो हम लोग 4 जीव थे, माताजी, पिताजी, मैं और मेरा 2 साल छोटा भाई। तो पिताजी जो थे वो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में ऑफिसर थे। उस समय मेरे पिताजी जो थे आर्य समाजी थे बैकग्राउंड उनका, और माताजी मेरे ब्यास के राधा स्वामी गुरु के फॉलोअर थे। तो मैं दोनों के साथ आर्य समाज में जाना हो तो आर्य समाज में भी जाता था, वहाँ भी जाता था। तो इसलिए मुझे आर्य समाज के वो जो भजन वगैरह होते हैं वो ज़ुबानी याद हो गए। माताजी के गुरु के भी काफ़ी सारे भजन हैं, वो भी ज़ुबानी याद हो गए। क्योंकि मैं अमृतसर में रहता था पहले, और गुरुद्वारा अमृतसर का जो फेमस है गोल्डन टेम्पल, उसी के चौक में मेरा जन्म हुआ था। तो माताजी मेरी गुरुद्वारे ले जाया करती थी गोद में। तो मुझे सिखों की बानी भी ज़ुबानी याद है, हालांकि मैं गुरमुखी लिख नहीं सकता, पढ़ भी नहीं सकता। इस बैकग्राउंड में थे। बाकी पर्सनली मैं कोई स्पिरिचुअल पर्सन नहीं था। उनके साथ वहाँ चले गए, उनके साथ वहाँ चले गए। ये हमारी बैकग्राउंड थी। यहीं पर फिर मैंने स्कूल पढ़ने के बाद ऑफिशियल कॉलेज जो था, स्कूल तो प्राइवेट में पढ़ा, वहाँ पढ़ा और बीकॉम ऑनर्स पास किया। उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ पास किया। उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंसी पास की। ये मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं। और मिडिल क्लास का जैसे घर होते हैं ऐसे हमारे घर था। भ्राता जी, बाबा से आप पहली बार कब और कहाँ मिले और बाबा ने आपको क्या वरदान दिया था? अब ये है कि मेरे पिताजी ही सबसे पहले ब्रह्मा कुमारी का दिल्ली में सेंटर खुला था, तो उसमें जाने लगे थे। एक ही सेंटर होता था हमारी, जहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी थी उसके पास ही एक सेंटर था, किराए के मकान में था, 3rd फ्लोर पर था। तो उनको बहुत इंटरेस्ट आया, तो घर आके रोज़ जो कुछ वहाँ सुनते थे वो सुनाते थे हमारे परिवार को। तो काफ़ी उनका इंटरेस्ट था। तो उस समय ये प्रसिद्ध होता था कि ब्रह्मा कुमारी के कोई जाएगा तो फैमिली को छोड़ के चला जाएगा। हमारे पिताजी को काफ़ी ज़्यादा शौक था,
रोज़ जाते थे, रेगुलर सुनते थे, अच्छा लगता था। तो हमारे घर में वंस ए वीक राधा स्वामी का सत्संग होता था लेडीज़ का, क्योंकि माता जी राधा स्वामी थी। तो वहाँ माताओं जो थी आती थी, उनको जब मेरी मदर ने बताया कि वो ऐसे हमारे पति जा रहे हैं, बड़ा इंटरेस्ट है, उन्होंने उनको और भी कह दिया कि अगर ज़्यादा देर गए तो घर बार छोड़ जाएंगे, तो आप इनको रोको। और इसी सिलसिले में, क्योंकि मैं बड़ा बेटा था, लॉ पढ़ता था, तो माता जी ने मुझे भेजा था कि ब्रह्मा कुमारी के जाके देखो वहाँ क्या होता है। इस तरह से मैं पहली बार पिताजी के साथ वहाँ गया था। उसके पश्चात जब मैं वहाँ गया तो मेरे पिताजी को के बहुत लगन वाले थे और सेंटर नया नया खुला था। तो बहनों ने जब देखा, वहाँ की जो उस वक्त टीचर थी, कि बेटा इनका आया है, तो उन्होंने बहुत अच्छा मेरे को ट्रीटमेंट किया और मुझे कहा कि तुम ज्ञान अलग से सीखो। और जब मैं अलग से सीखने गया, क्योंकि मैं तो इंटरेस्टेड था कि जानूं क्या हो रहा है वहाँ, तो एक बहन ने आई मुझे समझाने, तो उसने मेरी बहुत तारीफ की एक्स्ट्रा। तो मैं समझा कि मेरी फ्लैटरी कर रही, क्योंकि पिताजी आते हैं, ये सोच रही कि ये भी साथ आना शुरू कर दे। अच्छा, उसने कहा बहुत अच्छी आत्मा हो, बहुत शुद्ध आत्मा हो, आदि आदि। तो मैं मन में मुस्कुरा रहा था कि ये फ्लैटरी कर रही है, क्योंकि हमारे घर में कोई सिनेमा नहीं देखता था, पर मैं चोरी से सिनेमा देखे आता था। और जितने भी कॉलेज के लड़के जो शरारतें करते हैं, होटल से खाना खाया आता था, घर में आके कहता था भूख नहीं है, और माताजी मेरे बूट खोलती थी सोने समय। मैं सोचता ये कह रही है बहुत अच्छी आत्मा है, तो मेरे ख्याल में तो अच्छी आत्मा और तरह की होती है। खैर, इस तरह से होता रहा। उन्होंने मुझे पूरा कोर्स भी करा दिया, तो क्योंकि मैं लॉ पढ़ता था, जो वो कहते थे मैं उसको उल्टा कर देता था। आखिर वो तंग भी आ गए कि भाई ये तो मानता ही नहीं कोई बात। परंतु पिताजी के कारण उन्होंने सोचा कि ये भी नहीं कह सकते थे कि भाई नहीं इंटरेस्ट तो जाओ। आखिर जब कोर्स पूरा हो गया तो उन्होंने कहा आपको योग सिखाना है, और एक दूसरी बहन है बहुत अनुभवी, वो आपको योग सिखाएगी। हमने कहा ठीक है, अब योग सीखने चले गए। वो बहन जो थी वो बुजुर्ग थी और उसके चेहरे पे तो कुछ रूहानियत की रौनक ज़्यादा थी। तो उसने मेरे से बात करनी शुरू की, तो उसका फ़ोन आ गया। फ़ोन एक ही होता था दूसरी तरफ कहीं। तो कहती मैं फ़ोन सुन के आती हूँ। उस समय मैं अकेला था, धरती पर बैठा था, और अचानक वहाँ रोशनदान जो होता है ना, आजकल तो वेंटिलेटर ख़त्म हो गए, रोशनदान से एक रोशनी की जैसे बीम होती है, वो आके आई और मेरे को घेर लिया। मेरी आंखें खुली थी तो, और ना सिर्फ घेर लिया बल्कि मुझे हल्का हल्का लगने लगा। तो मैंने सोचा ये क्या हो रहा है, तो अपने आप को मैंने टटोला कि मैं ठीक ठाक हूँ। मैं तो ठीक था, पर मुझे लगा कि ये क्या है। तो ख्याल आया कि शायद इनके वहाँ कुछ शक्ति हो, कोई सच बोलते हो, मैं इनसे लड़ रहा हूँ। तो उस वक़्त मैंने सोचा कि जो कुछ ये कहेंगे उसके अनुसार अपने आप को समझूंगा, आर्गुमेंट नहीं करूंगा। अगर एक चीज़ भी मेरी समझ में आ गई तो फिर मैं आगे सुनूंगा। तो बहन जी आई, उन्होंने मुझे योग का लेसन दिया। तो मैंने कहा कि जिसने मुझे कोर्स कराया था उसको को दोबारा कराया। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने मन में धार लिया कि एक बात इनकी कोई मेरे को कन्विंस हो गया, फिर मैं आगे समझूंगा। तो कई बातें ये बताते हैं। तो एक बात उन्होंने बताई थी कि मनुष्य जो है पशु नहीं बनता। तो मैं तो वकील था, मैं सोचता रहा। मैंने आखिर पक्का समझ लिया कि मनुष्य और कुछ भी हो सकता है, पशु नहीं बन सकता। मेरे को मतलब कन्विंस हो गया। फिर मैंने कहा मुझे और बातें भी सिखाओ। फिर दूसरी बात थी भगवान सब जगह नहीं है, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो फिर मैंने अपनी माता जी को कहा, कुछ दिन भी हो गए थे, मैंने कहा कि ठीक ही लगता है ज्ञान, और ऐसी कोई बात मुझे तो लगती नहीं घर वगैरह छुड़ाते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है।
इस तरह से मैं गया था। दूसरा पार्ट आपने पूछा बाबा के पास कब गए थे। बाबा से हाँ, पहली बार कब मिले थे और क्या वरदान मिला? उन दिनों में होता था 1 साल कोई परिवार चलता रहे, कोई धारणा मेरे उसको जाने देते थे। तो हमारे पिताजी माताजी को छुट्टी मिल गई और मुझे नहीं मिली। तो मैं और मेरा भाई था, हमने टेलीग्राम वगैरह भेजे कि हम उसी परिवार के हैं, फिर हमें छुट्टी मिल गई तो हम इकट्ठे ही गए। तो पर उसमें ये होता था, मुझे जहाँ तक याद आता है, तो क्लास चलती थी, तो क्लास जो जगह थी वहाँ आबू में उसके पीछे वाले भी बिल्डिंग थी जिसमें हम लोगों को रखा जाता था। तो हम गए तो पहले पहले मेरे मन में बहुत क्यूरियोसिटी थी कि बाबा कैसा होगा, बाबा में भगवान आता है। तो हमको बिठा दिया गया अगली लाइन में, थोड़े से लोग जो नए आते थे शाम को बिठाया जाता था। तो एक पार्टीशन वुडन था जिससे बाबा आते थे, मम्मा भी आती थी। तो मेरे अंदर बहुत क्यूरियोसिटी थी बाबा कैसा लगता होगा। आखिर बाबा की लकड़ी की खड़ाऊँ थी, उसकी आवाज़ आती थी। तो बाबा के पार्टीशन के नीचे थोड़ी सी खाली जगह होती है, तो उसमें मैंने देखा कि बाबा की बड़ी चमकदार थोड़े से टांगे दिखी, लकड़ी की खड़ाऊँ दिखी। फिर बाबा आके बैठ गए। तो उनका चेहरा जो था बहुत ही जिसको कहते हैं चमकीला था और कॉपर जैसा दमकदार था, बहुत अट्रैक्टिव था। तो खैर वो तो हमारी फैमिली की मुलाकात हो गई। उसके बाद बाबा की क्लास अटेंड की हमने अगले दिन मॉर्निंग में, वहाँ भी ऑफिशियली बैठते हैं। उसके बाद एक कमरा होता था साथ वाला जिसको चैम्बर कहते थे। तो क्लास के बाद उन दिनों में सब बच्चे बाबा के इर्द गिर्द इनफॉर्मली बैठ जाते थे धरती पर इर्द गिर्द। तो बाबा कुछ मुरली से ही कोई बात लेकर के करते थे, मतलब उस वक्त ब्रह्मा बाबा होते थे, या शिव बाबा ने ये कहा, कोई ना कोई बात लेके। तो वो जब कर रहे थे उसके बाद हमारी फैमिली चारों जनों की खड़ी हो गई। तो बाबा ने कहा मेरे फादर को कि उसको बहुत लगन थी फादर को। पिताजी ने पूछा कि बाबा मैं चाहता हूँ कि मैं फुल टाइम इस ज्ञान में लग जाऊँ, क्योंकि मुझे सारी बात समझ में आ गई है। तो उन्होंने बाबा ने कहा कि तुम्हारा परिवार है, इसलिए तुमको अपना लौकिक में भी रहना है, इनकी पालना भी करनी है और ज्ञान भी करना है। फिर मेरी मदर को काफ़ी इंटरेस्ट आ गया था ज्ञान में। तो फिर बाबा ने कहा कि मदर को देखते हुए कि आपको वैसे तो आप परिवार नष्टो मुहा हो रहा है, पर आप अलग जगह रहो, किसी तीर्थ स्थान में जाके बाबा की सेवा करो ताकि आपका मोह खत्म हो जाए। मेरा छोटा भाई जो था उसको बाबा ने कहा, वो कोई 11वीं क्लास में पढ़ता था उस समय, उसको कहा 11वीं क्लास में था, तुम पढ़ाई छोड़ दो। और मुझे कहा तुम पढ़ाई कंटिन्यू रखो, क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के लास्ट वर्षों में था, ट्रेनिंग ले रहा था। तो चारों को अलग अलग कहा। तो मुझे कहा पढ़ाई कंटिन्यू रखो, उसको कहा छोड़ दो, माताजी को कहा दूसरे तीर्थ स्थान में खोलो, ये था। पिताजी को कहा तुम जॉब करते रहो। तो बाबा के कहने अनुसार पिताजी ने नियरेस्ट तीर्थ स्थान मथुरा था, वहाँ पर एक किराए का मकान लेकर सेंटर खोल दिया। और वो तब से लेकर अपनी लास्ट तक वहीं रही। हम उसको कहते भी थे, माताजी आप बुजुर्ग हो गई हो, हाँ दिल्ली आ जाओ। तो कहती थी नहीं, बाबा ने मुझे रखा है। अच्छा, छोटा भाई जो था उसको क्योंकि बाबा ने कहा छोड़ दो, तो बाद में हमें पता लगा कि क्यों कहा था। क्योंकि उस समय वो पढ़ता था तो फ्री हो गया, उस समय भी सेवा होती थी, बाहर जाते थे। आजकल की एग्जीबिशन की तरह नहीं होता था, लेकिन कोई दुनिया की प्रदर्शनी लगे तो उसमें एक स्टॉल लेकर ब्रह्मा कुमारी का तो कुछ बेचने की चीज़ भी रख लेते थे और उधर ही उसमें लिटरेचर आदि चित्र रख के ज्ञान सुनाया करते थे। तो वो उसमें जाने लगा। तो इसी प्रकार से 1-1.5 साल वो रहा बॉडी में।
तो फाइनली तो उसका शरीर, पटियाला शहर है, वहाँ ऐसी प्रदर्शनी लगी हुई थी, वहाँ उसका शरीर छूट गया। कारण ऊपर से ये बताया जाता है कि उसको धूप लग गई, गर्मी तेज थी। जो डेथ तो होती है, लेकिन उस पीरियड में उस छोटे भाई ने बहुत सी ऐसी इम्पोर्टेंट बातें यज्ञ की सेवा की करी, जो आज हम देखते हैं तो बहुत यूजफुल थी। एक तो ये थी कि किराए का मकान था दिल्ली में, जिसमें सेंटर था, वो तीसरी मंजिल पर था, और भी किराएदार नीचे भी रहते थे, मालिक मकान भी रहता था। जिस फ्लोर पे हमारा सेंटर था उसमें भी एक किराएदार रहता था, नवभारत टाइम्स का हिंदी का एडिटर था, सब एडिटर। उसके ऊपर छत थी। तो एक बार बाबा दिल्ली आए थे, तो एक तो वहाँ लिफ्ट विफ्ट का तो सवाल ही नहीं, तो बाबा छत पे जाके क्लास कराई। दिल्ली के सब भाई बहन आए, तो बाबा ने कहा, तुम देखो बाबा कौन है, ऑलमाइटी है, और तुम लोग बाबा को गर्भ जेल में जैसे डाला हुआ है, इधर भी ऐसा ऐसा मकान है, तो अगली बारी बाबा को बुलाओ तो कम से कम इंडिपेंडेंट घर होना चाहिए, क्योंकि उनके खाने पीने के तरीके और हैं, हमारे और हैं। तो सब ने सुन लिया। उसके बाद दिल्ली वालों को यही लगा कि एक मकान लिया जाए किराए पर, जिसमें वो इंडिपेंडेंट हो। तो उन दिनों शहर में तो नहीं मिलते थे, लेकिन दिल्ली जैसे बढ़ती जाती है तो आउटस्कर्ट्स में नई नई कॉलोनियाँ बनती थी, और वहाँ बंगले वगैरह बनते थे। तो उन दिनों में रजौरी गार्डन, आज तो दिल्ली का सेंटर ही हो गया है, वो खाली एरिया था, और वहाँ पर कॉलोनी बनाते थे, जैसे डीएलएफ वाले बनाते हैं, और कोई मिलिट्री के लोग होते थे, वो वहाँ प्लॉट्स लेते थे। तो डीएलएफ वालों ने वहाँ कॉलोनी बनाई थी, और सैंपल बिल्डिंग जैसी होती है ना, एक वो एक बनाई थी। वहाँ एक लेक बनाई थी, वो ऐसे काम करते हैं, लेक बनाई, उसके साथ में एक बंगला बनाया, ताकि लोग उसको देखकर और ख़रीदें। तो वो बंगला जो था 400 रुपये उन दिनों में, 400 रुपये किराया, आज तो शायद लाखों में होगा। उस पर वो फुल 1 सिंगल स्टोरी बंगला लिया गया। उसमें बाबा भी आए, मामा भी आए। अब वो बंगला लिया किसने? इस भाई ने। तो ये जो था, साइकिल पर जाके, क्योंकि बाबा ने कहा था, तो ढूंढ ढूंढ के वहाँ पर वो प्लॉट बेचते थे, उनका छोटा ऑफिस रहता था, वहाँ गया, कहा हमने एक बंगला लेना है। वो बोले बंगला तो है, एक आध बंगला ही तैयार था, पर तुम तो बच्चे हो, तुम कैसे बंगला लोगे, किराए पर भी लोगे? तो बोला मैं अपने पिताजी को लाता हूँ। फिर डील हुआ, पिताजी ने ले लिया। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट यज्ञ की सेवा हो गई। और आज वो रजौरी गार्डन, वो तो किराए का बंगला था, वहाँ एक आध मकान और लिया गया। आज वहाँ पर अपना बाबा का बहुत बड़ा डीडीए ने अलॉट किया हुआ स्थान है। मेरा ख्याल वो पहला ही स्थान था जो डीडीए ने अलॉट किया, वहाँ अपना बाबा का स्थान है। और वहाँ जब वो ग्राउंड थी तो बाबा उसमें क्रिकेट खेल लेते, बच्चों को खुश करने के लिए। और मेरे पिताजी स्कूटर चलाते थे, मेरे पिताजी ने भी क्रिकेट खेला था, और बाबा उनकी स्कूटर के पीछे बैठ के ग्राउंड में चक्कर भी लगा। ज़माना